गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो हम परमाणु और अणु चैप्टर में आज आगे के टॉपिक के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट रूप से देखिएगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरह से समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। तो आते हैं, आज का टॉपिक है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक चैप्टर का नाम है। उसमें हम आज पढ़ते हैं कि परमाणु का अस्तित्व, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। एटम्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, उसका अस्तित्व क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु क्या है कि परमाणु जो है ये कुछ ही परमाणु ऐसे होते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूलर होते हैं। बाकी क्या है कि उनमें एक से अधिक, जैसे 2, 3, 4 ऐसे परमाणु होते हैं, उनको मिलकर वो अस्तित्व में रखते हैं। सिंगल मॉलिक्यूलर बहुत कम ही परमाणु होते हैं जिनका अस्तित्व हमें पाया जाता है। तो इस तरह से परमाणु का अस्तित्व सिंगल मॉलिक्यूलर भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ठीक है ना। इस तरह से इनका मॉलिक्यूल का अस्तित्व पाया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं अणु के बारे में। अणु क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में तो बहुत सारे जो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाने का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे तो उनके संयोजन से हमें क्या मिलता है, अणु मिलता है, ठीक है। तो हमें अणु प्राप्त होता है। तो ये अणु का जो डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोजन से। अब संयोजन होगा, अगर मान लीजिए संयोजन होगा तो इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, यानी आकर्षण बल। एक आकर्षण बल होता है और एक प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल मतलब जो अपने तरफ खींचे, ठीक है ना, उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। जो दूर धक्का दे उसे हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जैसे मैग्नेट के केस में हमने स्टडी किया होगा, तो मैग्नेट के केस में क्या होता है, अगर जो सेम पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल होगा तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगता है, जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और अगर अलग अलग पोल है, नॉर्थ और साउथ है, उत्तर और दक्षिण है, तो उसमें इंट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसके द्वारा क्या आकर्षण बल लगता है परमाणुओं के बीच। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी आकर्षण बल के द्वारा वो क्या करते हैं, अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। अणु में कन्वर्ट होने के लिए 2 या 2 से अधिक हमें परमाणुओं की आवश्यकता होती। 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ इकट्ठा होकर एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अणु का निर्माण होने में उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण वो बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं तत्व। जो हमारा तत्व है, जब अगर देखा जाए कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है, तत्व या यौगिक, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड है, ये एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो हमारा तत्व होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जितने भी अणु होते हैं, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स से मिलकर हमारा एक जो एलिमेंट्स बनता है। और एक या एक से अधिक तत्वों के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके क्या कंपाउंड यानी यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यानी तत्वों के अणु के बारे में बात करते हैं। तो तत्वों के जो अणु होते हैं, कुछ तत्वों के अणु एक परमाणु होते हैं जिसे मोनोमॉलिक्यूलर बोलते हैं। मोनोमॉलिक्यूलर, मोनो मतलब सिंगल, मोनोमॉलिक्यूलर मतलब अगर एक परमाणु है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमॉलिक्यूलर। मतलब ऐसे तत्व जिसके अंदर केवल एक और एक ही परमाणु होता है उसे हम मॉलिक्यूलर्स बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारी अक्रिय गैसें हैं यानी इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेरन, क्रेप्टन। तो यहाँ से आपका आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल ही है। यहाँ पे आर्गन का एक मॉलिक्यूल है, हीलियम का एक है, नियॉन का एक मॉलिक्यूल, इसीलिए इसे एक परमाणु बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम है,
कॉपर है, फेरस है, सोडियम है, इनके अंदर भी क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसे सिंगल मॉलिक्यूलर या एक परमाणु के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे तत्व जिनके अंदर केवल एक ही परमाणु होते हैं उसे हम एक परमाणु के नाम से जानते हैं। फिर आता द्विपरमाणु जिसे बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर यानी अगर हमारे जिस मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं तो उन्हें हम बायोमॉलिक्यूलर्स बोलते हैं, द्विपरमाणु बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? O2। इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल, ऐसे नाइट्रोजन या N2 लिखा जाता है, जैसे क्लोरीन Cl2, ठीक है ना। यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए इसे द्विमॉलिक्यूल या द्विपरमाणु के नाम से जाना जाता है। फिर आता त्रिपरमाणु। त्रिपरमाणु मतलब क्या होता है? जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। अब त्रिपरमाणु है ट्राइमॉलिक्यूलर, जैसे O3 ओजोन है, O3 मतलब ओजोन, इसके अंदर क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हम इसे त्रिपरमाणु के नाम से या ट्राइमॉलिक्यूलर के नाम से जानते हैं। फिर चतुर्थ परमाणु जिसके अंदर यानी 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ परमाणु, ठीक है ना। यानी इसे P4, यहाँ पे फास्फोरस के 4 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसे चतुर्थ परमाणु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर बहुपरमाणु, अब 4 से अधिक अगर परमाणु है, बहुपरमाणु जैसे यहाँ सल्फर का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे पॉलीमॉलिक्यूलर्स अगर है तो यहाँ से 4 परमाणु 8 परमाणु, इसीलिए इसे सल्फर का एग्जाम्पल बहुपरमाणु में दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो तत्वों के अणु होते हैं, तत्वों के अणु एक परमाणु होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं, त्रिपरमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं। यह उस तत्व के अंदर उपस्थित अणुओं के संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अणु हैं। अगर 1 है तो मोनो यानी एक परमाणु, 2 है तो द्वि, 3 है तो त्रिपरमाणु, 4 है तो चतुर्थ परमाणु, 5 है तो बहुपरमाणु के नाम से जाना जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं यौगिक के अणु। अब हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है ना। कंपाउंड है तो हम देखते हैं हमारे यौगिक जो हैं, यौगिक और उनके अणु कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड हमने ले लिया, यहाँ H2O, ये हमारा पानी है, ठीक है ना। अब पानी के अंदर हम क्या देखते हैं? पानी के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन का हम द्रव्यमान जो देखते हैं तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? 1 है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि अगर यहां से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2:16 या इसी को लिख सकते हैं 1:8, ठीक है। सेम कंडीशन अमोनिया की भी सिचुएशन है। अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? 14 है। और हाइड्रोजन का कितना है? 1 है, तो 1 × 3 तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14:3। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 × 2, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 16, 6:16, यहाँ पे आ जाएगा 3:8, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर यहाँ 16 होगा, यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ 16 ही होगा। तो इस तरह से इनका हम क्या करते हैं, इनका हम मॉलिक्यूलर जो है यौगिक के अणु को हम कैसे मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं, किस रूप में लिखे जाते हैं, इस तरह से इनका जो रेशियो होता है, हम इस रेशियो के यौगिक और उसके द्रव्यमान अनुपात को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, कुछ तत्व दिए हैं, तत्व के जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का हमें रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। अब यहाँ से आप देखो एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट हमारा एक तत्व दिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में हमें पानी का सूत्र लिखना हुआ, ठीक है ना। अब अगर वाटर का मॉलिक्यूल सूत्र लिखना है तो हम मॉलिक्यूल सूत्र क्या लिखते हैं? H2O। बट हाउ इट कैन पॉसिबल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने तत्व ले लिया, यानी पानी के अंदर क्या आएगा? एक तो हाइड्रोजन आएगा, तो हमने हाइड्रोजन लिख लिया। अब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात कितना होता है? 1 होता है। इसका परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो भी 1 होता है। अब परमाणु द्रव्यमान का अनुपात और परमाणु द्रव्यमान का अगर रेशियो निकालते तो 1/1, ये भी 1 आया। तो इसका जो हमें मिला, क्या मिला? 1 मिला। अब पानी को बनाने में एक दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हो कितना है? 8 है। अब 8 है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? 16 है। तो यहाँ पे इसका रेशियो लेते तो 8/16 यानी 2 हो गया। अब इसके रेशियो का एक्सचेंज करते हैं, इसको यहाँ हाइड्रोजन के सामने और इसको ऑक्सीजन।
क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, और ऑक्सीजन के हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, 1 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो जो इसका रेशियो होगा H रेशियो O, ये हो जाएगा 2 रेशियो 1, इसीलिए जो पानी का अणुसूत्र होता है वो होता है H2O। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखिए कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, यानी एक मिलेगा कार्बन, दूसरा मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब कार्बन का जो हमारा द्रव्यमान अनुपात हो कितना है, 6 है। ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है। इसका 16 है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, तो यहां से जो इसका रेशियो लेंगे यानी 6/12, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब 6/12 यहां लिया तो हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। फिर यहां से इसका कितना है, 8 है, और इसका कितना है, 16 है, ठीक है। इसका रेशियो हम लेते हैं, इसका रेशियो लेंगे यहां से, तो यहां हो जाएगा 8/16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसका जब फार्मूला देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला हमें मिलेगा कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हमें क्या मिलता है, CO2, या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लिखना तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हैं, दोनों के सेम है, तो इसे CO फॉर्म में, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 सिंगल मॉलिक्यूल, यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों का सेम है, तो हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसको लिख सकते हैं। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CO होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम जो हमारे तत्व के कैसे उसका अणुसूत्र लिखना है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखना है, इस पॉइंट के आधार पे हम लिख सकते हैं। अब आते हैं आयंस के बारे में, ठीक है ना। आयंस मतलब आयन हमारा क्या होता है, आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होते हैं और एक ऋण आयन होते हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अगर कोई भी तत्व हमारा, जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब डोनेट करता है, डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आएगा, या इसे हम धनायन के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। यानी ये प्रोटॉन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक। अब हमारे पास अगर कोई एलिमेंट्स है, ठीक है ना, जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के नाते इसके ऊपर ऋण आयन आता है। तो इस तरह हमारे कुछ तत्व होते हैं जिनके ऊपर धनायन आता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऋण आयन आता है। तो धनायन का अर्थ है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो उनके ऊपर धनायन आता है। जैसे हम सोडियम का परमाणु क्रमांक देखेंगे तो कितना होता है, 11। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। डोनेट करने से इसकी जो कक्षाएं हैं वो संतृप्त हो जाती हैं, इसीलिए सोडियम के ऊपर 1 धनायन आता है। अब क्लोरीन को हम देखते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 7। अब इसके कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को 8 पूरा करना, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है इन कंपैरिजन 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इसके लिए इसके ऊपर ऋण आयन आ जाता है। इसी तरह से तत्वों के ऊपर धन आयन और ऋण आयन आते हैं। तो ये आयन का पॉइंट्स हुआ। अब कल आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र को लिखना कैसे लिखेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप खूब अच्छे तरह से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।